बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर्स ऑफ MTH 324। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एज ए मैपिंग की। जैसे हम जानते हैं कि ग्राफ की इम्पॉर्टेंस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हम जब भी कोई डेटा हो उसको समराइज़ करना हो तो डेटे के समराइज़ करने के लिए हम मैपिंग्स या ग्राफ्स यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में मैपिंग्स का आइडिया क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे। इन मैपिंग्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, इनकी कुछ एप्लीकेशंस के हवाले से हम बात करेंगे आज के लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर रिव्यू में हम देखें तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का आइडिया सिंपली डेवलप किया था हमने सेम सेंस में जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिफाइन करते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शंस की जर्नलाइजेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके सबसेट्स पे की जाए तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस कहलाते हैं। इसमें हमने बात की थी अबाउट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे। देन हमने पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को स्टडी किया था जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री यूज़ करके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की वैल्यूज स्टडी की थी। एंड देन हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस होता है जिसका पीरियड 2 पाई आयोटा प्योर इमेजिनरी था, बट रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं होता। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी और मेन थीम इसका जो था वो ये था कि कॉम्प्लेक्स को हम एज ए फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। आज के लेक्चर्स में हम फंक्शंस को एज ए मैपिंग स्टडी करेंगे कि फंक्शन एज ए मैपिंग यूज़ हो सकते हैं या नहीं। और मैपिंग डेफिनेटली जब हम डिफाइन करेंगे तो दो डिफरेंट डोमेन्स के दरमियान हम मैपिंग्स डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हैं उनकी बात करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में पहले हम सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को स्टडी करेंगे एंड देन उन सेट्स के इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स डिफाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन में जो आइडिया आता है वो स्ट्रेट लाइंस का आता है। लाइंस सबसे सिंपल ग्राफ्स होते हैं रियल में भी, और सेम केस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी देखेंगे तो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ग्राफ जो बनती है वो स्ट्रेट लाइंस की बनती है। इससे पहले किसी लेक्चर में हमने बात की थी कि जब भी आप इक्वेशंस ax इक्वल टू b को रियल में सॉल्व करते हैं विद a इज नॉन ज़ीरो तो इसका सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू माइनस बी ओवर a। वन डायमेंशनल स्पेस में इसका सॉल्यूशन ये है, बट टू डायमेंशनल स्पेस में ax इक्वल टू b जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हुई है मैंने। तो ये टू डायमेंशनल स्पेस में जब भी हम x इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे तो x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू 2 का ग्राफ देखें तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। सिमिलरली अगर हम y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ देखें तो y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ टू डायमेंशनल स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू -1 एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। अब जनरल हम बात करें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस y इज इक्वल टू ax प्लस b की। अब इसमें नोट करें कि अगर a 0 होता है तो ये y इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। इसके ग्राफ्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं यहाँ पे कि अगर a 0 हो जाए देन व्हाट हैपेंस एंड इफ b इज इक्वल टू 0 देन व्हाट हैपेंस। तो a इक्वल टू 0 तो जो है ये स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, जबकि b अगर 0 हो जाए तो देन हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम b को 0 लें तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू ax। अब इसमें हम x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 आती है। इट मीन्स दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन।
तो y इक्वल टू ax इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जर्नल फॉर्मेट अगर स्टडी करें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस लाइन का ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ये ग्राफ डिफरेंट क्वाड्रेंट से पास होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर b 0 हो जाए तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम अगली स्लाइड्स पे भी देखेंगे। नेक्स्ट है अबाउट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन फॉर एग्जांपल हम रियल सेंस में बात करें तो सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर x नॉट वाई नॉट पॉइंट होता है और इस सर्कल का रेडियस r होता है। ये सेंटर आ गया हमारे पास और रेडियस इसका r के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में जब सर्कल की इक्वेशन लिखी जाए तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे लिखी जाएगी। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन स्टडी करते हैं z माइनस जेड नॉट मॉडुलस इक्वल टू r। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो z हम ले लेते हैं x प्लस आयोटा y और z नॉट पुट कर लेते हैं x नॉट प्लस आयोटा y नॉट होल मॉडुलस इक्वल टू r। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में लाएं, इसके रियल पार्ट सेपरेट करें x माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें y माइनस वाई नॉट मॉडुलस इक्वल टू r। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करें एंड देन स्क्वायर लें तो ये इक्वेशन आ जाती है x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। राइट, तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है जो पहले हमने सर्कल की इक्वेशन 2 डायमेंशनल स्पेस में एलिमेंट्री लेवल पे स्टडी की हुई है। सो जब भी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन लिखी है z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r, तो ये कॉम्प्लेक्स में ऑलवेज एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। राइट, अब सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे जिसका सेंटर मैंने ओरिजिन पे ले लिया है और लेट अस सपोज इसका रेडियस r है, तो z मॉड इज इक्वल टू r एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस r है। इन पर्टिकुलर अगर हम r की वैल्यू 1 ले लें तो z मॉड इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्कल, इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल। अब इनफैक्ट यहाँ तो जस्ट हमने सर्कल की बाउंड्री डिस्क्राइब की। नेक्स्ट हम इंटीरियर ऑफ सर्कल की बात करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इन आइडियाज़ को देखते हैं। तो इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सर्कल की बाउंड्री से बाहर जितने पॉइंट्स हैं वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, सर्कल के इनसाइड जितने पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल है और सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है। तो जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे z माइनस जेड नॉट मॉड लेस आर इक्वल टू r, इट मीन्स हम कंसीडर कर रहे हैं सर्कल का इंटीरियर एंड सर्कल की बाउंड्री। एंड अगर हम z माइनस जेड नॉट मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू r लिखेंगे तो हम बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम जस्ट z माइनस जेड नॉट मॉड ग्रेटर देन r लिखेंगे तो ये इक्वेशन सिंपली एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मेन पॉइंट जो सर्कल की इक्वेशन आपने मेमोराइज करनी है वो ये है z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r। इस टाइप की इक्वेशन जब भी आपको नज़र आए तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट another set of points in complex plane, इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। यहाँ पे भी हम दो आइडियाज देखेंगे, इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्या होती हैं और इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप्स क्या होती हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। जैसे इक्वेशन मैंने इनइक्वालिटी लिखी है, मैंने a इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड दिस इज लेस देन b। फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी जाती है, 1 इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड दिस इज लेस देन से 2। तो अब ये जो डबल इनइक्वालिटी है ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी लोअर बाउंड्री 1 है और अपर बाउंड्री 2 है। और यहाँ क्योंकि इक्वालिटीज नहीं डाली गई, इट मीन्स स्ट्रिप्स का जो इंटीरियर है जस्ट वो इमेज है इसका, अदरवाइज बाउंड्री एक्सक्लूडेड है इसमें से। अब इस क्यों ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को रिप्रेजेंट करती है इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट अस सपोज जर्नल फॉर्म लूँ इस डबल इनइक्वालिटी की, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लाइज बिटवीन a एंड b। z की वैल्यूज आप पुट कर लें, जर्नल रिप्रेजेंटेशन से x प्लस आयोटा y इज लेस देन b। रिकॉल कि x प्लस आयोटा y का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y, सो y लाइज बिटवीन a एंड b। तो इनफैक्ट अगर हम इसको बाउंड्री को स्टडी करें तो बाउंड्री के ऊपर y की वैल्यू a है और अपर बाउंड्री के ऊपर y की वैल्यू b है। अब अगर हम लोअर बाउंड्री को कंसीडर करें, y इक्वल टू a को कंसीडर करें, तो y इज ए कांस्टेंट a, y इज ए कांस्टेंट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। Similarly, y is equal to b is another straight line parallel to y axis. Because यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी में इक्वालिटीज नहीं थी, इसलिए ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी ये आपके पास जस्ट डॉटेड आएगी, मींस कि इसमें बाउंड्री एक्सक्लूडेड है, जस्ट जो इंटीरियर है वो इसमें इंक्लूडेड है। ये वाला पोर्शन सारा इसमें इंक्लूडेड है इस स्ट्रिप्स के अंदर। सिमिलरली अगर हम एक डबल इनइक्वालिटी लेते, रियल ऑफ z लाइज बिटवीन से a एंड b, तो हमारे पास यहाँ से जो डबल इनइक्वालिटी जनरेट होती वो ये थी x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b। अब सेम वे में अगर हम इसकी सारी कैलकुलेशन देखें तो x इक्वल टू a इसकी एक बाउंड्री है, x इक्वल टू b दूसरी बाउंड्री है और x इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आती है। इस वजह से ये जो हमारे पास स्ट्रिप्स बनती इसका इमेज कुछ इस शेप में होता से ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b एंड अगेन ये लाइन डॉटेड लाइंस होंगी, मींस कि बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट इंटीरियर पोर्शन जो है ये इस डबल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि से y लाइज बिटवीन 1 एंड 5, इस डबल इनइक्वालिटी के साथ y पे रिस्ट्रिक्शन दी जाती है। तो मींस हम कंप्लीट इनफाइनाइट स्ट्रिप कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि स्ट्रिप का एक पोर्शन कट करके हम उसको स्टडी कर रहे हैं। से पोर्शन बिटवीन -1 एंड 5 है तो इट मीन्स के y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 5 के इन बिटवीन जितना भी इस स्ट्रिप का पोर्शन है हम जस्ट उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस, इनको हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को एज ए मैपिंग स्टडी करते वक्त। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट जो डोमेन है हमारे पास वो है सर्कल से रिलेटेड सर्कुलर रिंग्स। अब सर्कुलर रिंग्स इस तरह बनते हैं हमारे पास के फॉर एग्जांपल ये एक डबल इनइक्वालिटी देखें, z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन स्मॉल r एंड इज लेस देन कैपिटल R। अब अगर हम इसकी लोअर बाउंड्री को इमेजिन करें कि से ये z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल टू r, लोअर बाउंड्री कंसीडर करें, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि z माइनस जेड नॉट मॉडुलस इक्वल टू r, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर z नॉट है और इस सर्कल का रेडियस r है। अब इसी तरह अगर हम z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल टू कैपिटल R ले लेते, अपर बाउंड्री को कंसीडर करते, तो अपर बाउंड्री इज अगेन ए सर्कल
with center Z0 and radius capital R. It means ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल जो है ये हमारे पास दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं बिकॉज दे हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, राइट। अब इन सर्कल्स को अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ इस डबल इनइक्वालिटी से एक बात क्लियर है कि स्मॉल आर की वैल्यू ऑलवेज लेस होगी कैपिटल आर से, क्योंकि लेस का साइन जो है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम इंटीरियर सर्कल को अगर स्केच करें z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल टू आर, तो जैसे ये सर्कल है ऐसे ये इसका सेंटर z नॉट है और इसका रेडियस स्मॉल r है। बिकॉज यहाँ इक्वालिटी नहीं है, अगेन ये डॉटेड बाउंड्री मैंने शो की है, मीन्स ये जस्ट सर्कल जो है इसकी बाउंड्री एक्सक्लूडेड है। और इसी तरह अगर हम सेकंड को ड्रॉ करें z माइनस जेड नॉट मॉडुलस इक्वल टू कैपिटल आर को, तो इसमें सेंटर अगेन z नॉट है और अब इसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो इस डबल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके वो पॉइंट्स जो इस डबल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, डेफिनेटली उसमें z माइनस जेड नॉट मॉडुलस ग्रेटर देन स्मॉल आर होना चाहिए एंड दिस इज लेस देन कैपिटल आर। तो अगर मैं एक पॉइंट से यहाँ पे कंसीडर कर लूँ एज ए z, तो आप देखें z और z नॉट का डिस्टेंस जो है ये स्मॉल r से ग्रेटर है बट ये डिस्टेंस कैपिटल R से लेस है। तो मीन्स यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इस डबल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो ये जो बनेगा ये बेसिकली एक सर्कुलर रिंग शेप बन रही है, जस्ट लाइक जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में आप टॉरस शेप देखते हैं, ये 2 डायमेंशनल स्पेस में एक सर्कुलर रिंग शेप है। अब आपने सोचना ये है कि ये Z1 पॉइंट जो है ये क्यों नहीं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा, राइट। तो इसमें आइडिया सिंपल है कि Z1 और Z नॉट का डिस्टेंस अगर देखें तो ये स्मॉल r से ग्रेटर नहीं आ रहा बल्कि स्मॉल r से लेस आ रहा है। इसी तरह अगर यहाँ आप पॉइंट लेते हैं से Z2, तो Z नॉट और Z2 का जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R से ग्रेटर आ जाता है, जबकि हम सिर्फ वो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो इस डबल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर रिंग्स के बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट शेप्स आती हैं हमारे पास, उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। पैराबोलाज हैं, जैसे एक पैराबोला स्केच किया गया है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स और 4ax जनरल रिप्रेजेंटेशन में लें। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, राइट। सिमिलरली आप इसका फोकस देखिएगा क्या पॉइंट बनता है, ये आपने देखना है। एंड देन लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आपने एलिमेंट्री लेवल्स पे स्टडी की हुई हैं, इनको रिकॉल करना है। सिमिलरली अगर एक पैराबोला हम वाई स्क्वायर इक्वल टू -x स्टडी करें तो ये एग्जैक्टली उसी शेप में होता है, बट जो आर्म्स ऑफ द पैराबोला है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन होते हैं। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ ये अपवर्ड होगा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 का ग्राफ ये सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होता है और ये डाउनवर्ड ओपन होगा। तो ये फंडामेंटल्स फॉर्म है पैराबोला की, स्टैंडर्ड फॉर्म है। पैराबोला की जर्नल फॉर्म्स जब भी हम कोई लेते हैं तो हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लिंक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम जस्ट ये 4 जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोलाज हैं इन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स पे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैपिंग्स क्या होती हैं, मैपिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में, और हम मैपिंग्स क्यों स्टडी करते हैं। इससे पहले हम रियल मैपिंग्स पे बात करते हैं थोड़ी सी, एंड देन उस से हम कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स के आइडिया को जनरेट करेंगे। अब रियल में स्टार्ट में हमने फंक्शन स्टडी किए थे, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू से 3x + 2। तो अगर हम f ऑफ 1
देखना चाहें कि अंडर F1 का इमेज क्या होगा, तो क्लियरली 1 का इमेज 5 होगा। अब इसको अनदर वे में स्टडी करते हैं, इस मैपिंग को, इसको प्लॉट करके देखते हैं। आप इस पे प्लॉट करें तो f ऑफ x को यूजली हम y लेट कर लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है। तो इसमें से हम इसके इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं ताकि इसका ग्राफ स्टडी हो। तो x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2 होगी, ये 0.02 आ गया। और सिमिलरली अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो x आता है -2/3, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आ जाएगी। ये रफ सा इसका स्केच है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें इस मैपिंग को, अब इसमें इस फंक्शन को एज ए मैपिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब इनपुट हमने 0 दी, आउटपुट हमें 2 मिली, तो 0 का इमेज ये 0 था, 0 का इमेज 2 पे आ गया। इसी तरह आप इनपुट 1 दे रहे हैं, आउटपुट 5 मिल रही है, तो 1 का इमेज 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये मैपिंग बेसिकली एक्स एक्सिस को मैप कर रही है इस लाइन के ऊपर। मींस एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स मैप होते जा रहे हैं इस स्ट्रेट लाइंस पे। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती है किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शंस की, इसकी इम्पोर्टेंस एक तो ये कि ग्राफ ऑलवेज समराइज द डेटा, ग्राफ डेटा को ऑलवेज समराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ग्राफ हम देख लें, जैसे ये एक ग्राफ है, तो रियल में इसकी इम्पोर्टेंस आप जानते हैं कि ग्राफ को देखकर आप फंक्शंस की कंटिन्यूटी बता सकते हैं, फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है वो बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, डोमेन बता सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, यानी मोनोटोनिसिटी आप इससे डिस्कस कर सकते हैं ग्राफ से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस बता सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा बता सकते हैं। तो आप देखें ये सारी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्री कैलकुलस में हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर एक ग्राफ नोन हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप उस सिंगल ग्राफ को देखकर बता सकते हैं, राइट। तो इसलिए ग्राफ्स या मैपिंग इम्पॉर्टेंट है। अब रियल फंक्शंस में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x की, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप x एक्सिस को डोमेन के लिए फिक्स कर लेते हैं, y एक्सिस रेंज के अगेंस्ट फिक्स कर लेते हैं, और कंप्लीट इमेजेस आप इस 2 डायमेंशनल स्पेस में स्केच कर लेते हैं। इट मींस कि डोमेन और रेंज को ड्रॉ करने के लिए आपको डिफरेंट प्लेन्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि सेम ही प्लेन के अंदर आप डोमेन भी ड्रॉ कर सकते हैं और रेंज भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जनाब हम देखते हैं कि आया हम कॉम्प्लेक्स में ऐसा कर सकते हैं या नहीं। अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें गिवन हो तो क्या हम सेम प्लेन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्केच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ले लूँ w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, तो लास्ट टाइम हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स देखे थे कि जब भी इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना हो तो आप w को u प्लस आयोटा v लें और z को x प्लस आयोटा y लें, तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन जनरेट होंगी u सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और v भी सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, राइट। तो इसमें आप देखें z आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, w डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर फिर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं x एंड y। तो जब आप z का ग्राफ स्केच करेंगे तो z के ग्राफ के लिए आपको 2 डायमेंशन चाहिए, x और y चाहिए। इसी तरह जब w इमेज को आप स्केच करेंगे तो आपको अगेन 2 डायमेंशन चाहिए, एक u को ड्रॉ करने के लिए और एक v को ड्रॉ करने के लिए। इट मीन्स अगर हम सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास 4 डायमेंशंस का होना ज़रूरी है। 2 डायमेंशंस के अंदर हम कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ से इस बात को मैं कंक्लूड यूँ करूँगा
कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं इनके ग्राफ्स ड्रा नहीं किए जा सकते। रियल फंक्शंस के हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। तो यहाँ से आइडिया जनरेट हुआ कि ये ड्रॉबैक जो आया, जो रियल में तो कॉन्सेप्ट वैलिड है बट कॉम्प्लेक्स में ये वैलिड नहीं है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स मैपिंग का आइडिया जनरेट हुआ कि कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स होती क्या हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देंगी, राइट। तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग को मैं डिफाइन ही ऐसे करूँगा कि ये बेसिकली ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की। तो ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस हम स्टडी कैसे करते हैं, जैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें। द टर्म कॉम्प्लेक्स मैपिंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन व्हेन कंसीडरिंग द फंक्शन एज दिस a correspondence between points in the z plane and points in the w plane। मीन्स प्री इमेज हम z प्लेन में लेते हैं, मैपिंग का इमेज हम w प्लेन में लेते हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डेंस चेक करते हैं कि z पॉइंट्स के z प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो w प्लेन में कैसे मैप होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम z प्लेन का कोई पॉइंट लें तो w प्लेन के अंदर वो जाके किसी पॉइंट्स पे मैप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट स्टडी करता हूँ से z, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और इसका इमेज इधर आ गया w प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं u और v। तो ये मैपिंग बेसिकली ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस आ गई जो प्री इमेज z को इमेज w पे मैप कर रही है। ओके, अब नोट करें कि जब भी हम प्री इमेज जिस प्लेन में स्केच किया करेंगे उसको हम z प्लेन कहेंगे और इमेज जिस प्लेन में स्केच किया करेंगे उसको w प्लेन कहेंगे, और हम इन दोनों की कोरस्पॉन्डेंस स्टडी किया करेंगे अंडर w इज इक्वल टू एफ ऑफ z। जैसे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द इमेज ऑफ हाफ प्लेन रियल ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल टू 2 अंडर w इज इक्वल टू आयोटा z। एक कॉम्प्लेक्स मैपिंग दी गई है, डोमेन दी गई है आपको कि रियल ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। इस डोमेन के अंदर आपने इमेज फाइंड करना है कि इमेज क्या आएगा इस डोमेन का। तो सबसे पहले जब भी आप इन इक्वेशंस को स्टडी किया करेंगे, मैपिंग्स को स्टडी किया करेंगे, तो नॉर्मली जो प्रोसीजर्स होता है मैपिंग को स्टडी करने का, w इज इक्वल टू आयोटा z, ये मैपिंग्स थी, इसकी आप डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड किया करेंगे। डिफाइनिंग इक्वेशंस मींस कि इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया करेंगे। समटाइम्स ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कार्टेशियन फॉर्म में लिया करेंगे और समटाइम पोलर फॉर्म में, बिकॉज पोलर फॉर्म की इंपॉर्टेंस ही मैंने ये बताई थी आपको कि जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड वे में आना शुरू हो जाएं तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो इस मैपिंग को अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँ u में, तो w इक्वल टू u प्लस आयोटा v लें, z को x प्लस आयोटा y लें, राइट साइड को ओपन करें तो ये माइनस वाई प्लस आयोटा x आ गया, ये u प्लस आयोटा v के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो u इक्वल टू माइनस वाई आ गया, से ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। एंड v देखें तो v इस केस में हमारे पास x के इक्वल आ गया। ये तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की या इस मैपिंग की डिफाइनिंग इक्वेशंस आ गई। अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो डोमेन दी गई थी रियल ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ये इनफैक्ट z प्लेन में जब स्केच होगी तो कैसे होगी। तो रियल ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल टू 2, z की वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा y ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो रियल पार्ट इसका x है, सो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, राइट। अब इसमें नोट करें कि y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि y हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं
ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ऑफ y गिवन नहीं है। ओके, अब इस डोमेन का हमने इमेज फाइंड करना है अंडर दीज डिफाइनिंग इक्वेशंस। तो आप नोट करें कि सबसे पहले हम ये जो प्री इमेज डोमेन है इसकी बाउंड्री का इमेज देखते हैं कि बाउंड्री का इमेज क्या होगा। इसकी बाउंड्री है x = 2। बाउंड्री का इमेज अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो इक्वेशन 2 लिंक कर जाएगी इससे, देन 2 implies v = 2। So boundary x = 2 is mapped onto v = 2। अगेन यहाँ पे देख लें तो आपके पास u पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, बिकॉज u सेम रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा जो y कर रहा है। तो y लाई कर रहा है बिटवीन -∞ एंड इन्फिनिटी, सो u भी लाई करेगा बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी। देयरफॉर इसमें कंप्लीट अगर इसका इमेज हम देखें तो इक्वेशन ये आती है, ये इमेज आ गया इस डोमेन का रियल ऑफ z इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 का। अब इसको एज ए मैपिंग देखते हैं, ये तो जस्ट हमने मैथमेटिकल वर्क देखा। अब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं कि इस मैपिंग की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस क्या बनेगी। अब इसके लिए मुझे 2 डिफरेंट प्लेन चाहिए। ये प्लेन से हमारा z प्लेन है। अब z प्लेन के अंदर हमने ड्रॉ किसको करना था, ड्रॉ करना है हमने रियल ऑफ z ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो इसकी इक्वेशन हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। तो इसकी इक्वेशन हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि ये बनती है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू कांस्टेंट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये x इक्वल टू 2 से स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो 2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं वो ये साइड बनती है और इक्वल टू 2 बाउंड्री ऑफ द लाइन बनती है। सो ये z प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये तो पोर्शन हो गया रियल ऑफ z ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब w प्लेन में इसका इमेज देखते हैं। w प्लेन में हम नोट करें तो इसका इमेज बना था v = 2 एंड u लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। ओके, v = 2 with u lies between -∞ to +∞। अब ये u एक्सिस है, ये v एक्सिस है। v is equal to constant is a straight line parallel to u एक्सिस। ये v = 2 बाउंड्री का इमेज आ गया, ये बाउंड्री मैप हो जाएगी इस बाउंड्री के ऊपर और बाकी पोर्शन सारा मैप हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल का ऑप्शन था तो बाकी पोर्शन ये आ जाएगा। बिकॉज हम नोट करें तो यहाँ पे इनफैक्ट अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 2 लेते हैं, हम x को ग्रेटर और इक्वल टू 2 लेते हैं तो v भी इनफैक्ट ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगा। दैट्स वाई जब हमने इसके इमेज को स्केच किया है तो v = 2 और इससे ग्रेटर सारी, इससे ऊपर जितनी वैल्यूज हैं उसमें v ग्रेटर देन 2 होगा, ये सारी वैल्यू स्टडी की। तो ये सारा पोर्शन इस पे मैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ये जो डोमेन है ये इस डोमेन पे मैप हो रही है। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी इस फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। इन द सेम वे हम एक इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं और उसका इमेज फाइंड करते हैं अंडर अनदर ट्रांसफॉर्मेशन w = iota_z + 4। अब वर्किंग रूल्स ऑलमोस्ट वही होंगे जो पिछली एग्जांपल्स में थे। सबसे पहले आप इस ट्रांसफॉर्मेशंस की डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड करें। w इज iota_z + 4। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करें। w = u + iota_v एंड z = x + iota_y + 4, राइट। तो इसको ओपन करें तो ये इनफैक्ट iota² -1, सो दिस इज -y + 4 रियल पार्ट आ गया प्लस iota टाइम्स x, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू u + iota_v।
and this implies u is equal to minus y plus 4 first equation and v is equal to x, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। यहाँ तक तो इस ट्रांसफॉर्मेशंस की डिफाइनिंग इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम अब डिफाइनिंग इक्वेशंस के अंडर गिवन डोमेन का इमेज देखते हैं कि हमारे पास इसका इमेज क्या आएगा। अब इमेजिनरी ऑफ z गिवन है बिटवीन -1 एंड 2, दिस इम्प्लाइज -1 और z का इमेजिनरी पार्ट y इज लेस देन 2। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप्स थी, इनके ग्राफ स्केच करना मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले हम बाउंड्री को स्केच करते हैं एंड देन बाउंड्री से आइडिया करते हैं कि बाकी इमेज क्या बनेगा इसका। तो सबसे पहले इसकी हम बाउंड्री स्केच करते हैं। इफ y इज इक्वल टू -1, अगर y इक्वल टू -1 z प्लेन में ले तो w प्लेन में इसका इमेज क्या आएगा ये देखते हैं हम। देन फर्स्ट इक्वेशन से नोट करें कि अगर हम y की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो u की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो -1 लाइन जो है ये मैप हो जाएगी u इक्वल टू 5 लाइन पे। एंड इसी तरह अगर हम y इक्वल टू 2 लेट करते हैं, अपर बाउंड्री का इमेज फाइंड करते हैं, तो देन y को 2 पुट करें तो u की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस होगी, राइट। और फर्दर आप नोट करें कि इनइक्वालिटी 1 से अगर हम देखें तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट इक्वल आ जाता है -u + 4 के। अब बिकॉज y लाई कर रहा है बिटवीन -1 एंड 2, तो ये इंप्लाइज कर देगा -u + 4 इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन -2। 4 को ट्रांसपोज करें, पूरी इनइक्वालिटी में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा -5 इज लेस देन -u एंड दिस इज लेस देन, आप इसमें से 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -2 आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी इम्प्लाइज कर जाती है हमारे पास 5 is greater than u and u is greater than 2, और 2 is less than u, u is less than 5। so ये जो डोमेन थी हमारे पास ये मैप हो जाएगी इसके ऊपर, u lies between 2 and 5। अब इसको हम स्केच करते हैं। z प्लेन के अंदर जो स्ट्रिप्स हमें गिवन थी वो थी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is greater than -1 and this is less than 2, right। y equal to -1, ये स्ट्रेट लाइन, राइट। और अगेन यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ये आपने इमेजिन करना है कि ये डॉटेड है, ये डॉटेड लाइन है। इसी तरह y equal to 2, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी डॉटेड लाइन है, बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, बाउंड्री एक्सक्लूडेड है। और x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सो x -∞ to ∞ हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज लेंगे। तो ये z प्लेन में इमेज आ गया इसका। अब w प्लेन में अगर इसका इमेज स्केच करें हम इस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, गिवन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर w = f(z) के अंदर इसका इमेज क्या बनता है, तो इमेज हमने देखा था कि ये बनता है u lies between, this is u lies between 2 and 5, so image is u lies between 2 and 5। so u equal to constant is a straight line parallel to v axis। ये से u equal to 2 straight line आ गई, ये u equal to 5 straight line आ गई। तो इनके इन बिटवीन जितने भी स्ट्रिप्स बन रही है ये वाला इसका इमेज आ गया। और बाउंड्रीज स्ट्रिप्स की फिर एक्सक्लूडेड है, रीज़न ये है कि ये इक्वालिटी नहीं है,
ये एक डबल इनइक्वालिटी है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ये वाली इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जो जेड प्लेन में थी ये मैप हो गई है डब्ल्यू प्लेन में। तो अभी तक जो हमने दो एग्जांपल्स की, इनका वर्किंग रूल ये था कि सबसे पहले हम डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। डिफाइनिंग इक्वेशंस के बाद जो आपको प्री इमेज में डोमेन गिवन है, प्री इमेज डोमेन, उसकी बाउंड्री के इमेज फाइंड करते हैं। देन बाउंड्री के इमेज से हम आइडिया करते हैं कि पूरी डोमेन का इमेज क्या होगा, एंड देन उसको हम स्केच कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में हम एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। और इससे पहले जो हम प्री इमेजेस स्टडी कर रहे थे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का कर रहे थे या स्ट्रेट लाइंस का कर रहे थे। तो यहाँ पे हम जो इमेज स्टडी करेंगे, एक सर्कल का स्टडी करेंगे अंडर ए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/z-1। ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर देखें W इक्वल टू 1/z-1, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आप z में से 1 सब्ट्रैक्ट करके देन उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो इस रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर z mod इक्वल टू 2 जो एक सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 2, इसका इमेज फाइंड करेंगे। एंड वी क्लेम कि जो इमेज आएगा वो अगेन एक सर्कल आएगा W प्लेन में, जिसकी इक्वेशन बनती है 3 times u square plus v square इक्वल टू 2u plus 1। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड आउट करें। अच्छा, इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन से पहले नोट करें कि जो हमारे पास प्री इमेज डोमेन गिवन है वो z mod इक्वल टू 2 है। z mod इक्वल टू 2 इनफैक्ट x प्लस आयोटा y मॉड्यूलस इक्वल टू 2। सो स्क्वायर ले लें आफ्टर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये सर्कल सेंटर्ड एट 0 0 एंड रेडियस 2 बनता है। तो अब इसकी डिफाइनिंग इक्वेशंस के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ W इज इक्वल टू 1/z-1। अब यहाँ पे ट्रिक में ये यूज कर रहा हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशंस को पहले मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ। ये W इन टर्म्स ऑफ Z है, अब पहले मैं Z इन टर्म्स ऑफ W फाइंड करता हूँ। इसकी क्या एडवांटेज होगा ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। इन्वर्स कर लिया इसको, तो z की वैल्यू आ गई 1/w प्लस 1। अब इसकी डिफाइनिंग इक्वेशंस फाइंड करें, तो z को x प्लस आयोटा y लिख लें और w को u प्लस आयोटा v लिखें, एंड से ये +1 जो है ये मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में नहीं है, सो इस नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। u माइनस आयोटा भी और u माइनस आयोटा भी इस नंबर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब इस ट्रांसफॉर्मेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है ये 1 प्लस u माइनस आयोटा भी डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम रियल पार्ट इसके इक्वेट करें तो x की वैल्यू आती है 1 प्लस u ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और y की वैल्यू आती है माइनस v ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस u ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये फर्स्ट डिफाइनिंग इक्वेशन आ गई, एंड y इज इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन y के लिए जनरेट हुई है वो माइनस v ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये सेकंड डिफाइनिंग इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ पे हमने u v इन टर्म्स ऑफ x y फाइंड करने की बजाय x y इन टर्म्स ऑफ u v फाइंड कर ली है। रीज़न ये थी कि जो प्री इमेज डोमेन दी गई थी वो
जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने उसकी लिखी थी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, राइट। अब जस्ट 1 और 2 से आप x और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, 1 प्लस यू ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट करें, दिस इज माइनस वी ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2u प्लस 1 आ जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, और बिकॉज इसमें a और b सेम है, इस वजह से ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जस्ट एग्जैक्ट इमेज तो नहीं, हम इसका रफ इमेज ड्रॉ करते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट इमेज देखने के लिए आपको इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना होगा सेकंड डिग्री इक्वेशंस के फार्मूले से, और इसका रेडियस फाइंड आउट करना होगा फार्मूले से कि अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो तो इसमें सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, और इसके रेडियस का फार्मूला हमारे पास होता है अंडरवुड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इन फार्मूलों को यूज़ करें तो इस इक्वेशन का से आप सर्कल का सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं, और इन इक्वेशन से आप सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनाब इसमें प्री इमेज हमारे पास जेड प्लेन में एक सर्कल था जिसका सेंटर ओरिजिन पे था और रेडियस 2 था, और यहाँ पे एक नया सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर आपने फाइंड आउट किया होगा और रेडियस फाइंड आउट किया होगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये इसका एग्जैक्ट इमेज होगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी w इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपने देखा कि सर्कल मैप्स ऑन टू सर्कल। ओके, नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, w इज इक्वल टू z प्लस a स्क्वायर ओवर z वेयर a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। अब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक सर्कल की जनरल इक्वेशन ले ली, z मॉड इक्वल टू k, सेंटर ओरिजिन पे ही रखा, और रेडियस हम यहाँ से इसका कोई भी पॉजिटिव नंबर k डिफाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने एंड पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के 2 स्पेशल केसेस देखने कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन लिंक हो जाए, और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन में हम k और a को लिंक करें, मीन्स k मच बिगर देन a लें या k इज मच स्मॉलर देन a लें, तो फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर a इक्वल टू 1 अगर हम लें तो दिस इज कॉल्ड जोकोस्कीज ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एरोडायनेमिक्स में यूज होती है, इसकी वहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं विस्कोसिटीज वगैरह को कंसीडर करके ड्रिफ्ट वेलोसिटीज फाइंड करते हैं जब प्लेन्स की, तो वहाँ पे ये इसको यूज़ करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशंस को। सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस इस ट्रांसफॉर्मेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो स्टार्ट में हम वर्किंग रूल सेम रखते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइनिंग इक्वेशन देखते हैं कि क्या बनेगी हमारे पास। तो एज इट इज w को u प्लस आयोटा v लें, z को x प्लस आयोटा y लें, प्लस a स्क्वायर ओवर x प्लस आयोटा y। अगेन यहाँ से देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, सो इसलिए इसको हमने x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई भी किया और x माइनस आयोटा y से डिवाइड भी कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव x प्लस आयोटा y प्लस a स्क्वायर इंटू x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें तो u की वैल्यू आ जाती है हमारे पास
x प्लस ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू आ जाती है y माइनस ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह नोट करें कि यहाँ आपको जो डोमेन गिवन थी जिसका इमेज आपने फाइंड आउट करना है वो z mod इज इक्वल टू के था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। सो ये बेटर होगा कि अगर मैं इन दोनों डिफाइनिंग इक्वेशन से u v की बजाय एक्स वाई फाइंड कर लूँ इन टर्म्स ऑफ u v, ताकि ये इक्वेशन सिंपल हो जाए। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है, सो यहाँ पे इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को के स्क्वायर लेट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट डिफाइनिंग इक्वेशंस को हम रीराइट करते हैं, तो u इक्वल आ जाएगी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, एंड v विल बी y माइनस ए स्क्वायर वाई over k square, y minus a square y divided by k square, right? So first equation gives us x, so u is equal to x into 1 plus a square divided by k square, and this equation implies x equal to u divided by 1 plus a square divided by k square। एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर हम नोट करें तो यहाँ से y कॉमन लें, तो इनसाइड वी हैव 1 माइनस ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, राइट? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब ऐड कर लें इक्वेशन 1 और 2 के स्क्वायर्स लेकर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इनफैक्ट के स्क्वायर था ये इक्वल आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर होल स्क्वायर। इनफैक्ट यहाँ पे अगर नोट करें इस इक्वेशन में मैं के स्क्वायर को भी डिवाइड करके राइट साइड पे ले आऊँ तो ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो एक इलिप्स की इक्वेशन आती है सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए है और सेमी माइनर एक्सिस इसमें बी होता है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है जो नेट रिजल्ट आया है, अब जब आप इमेज फाइंड किया करें अंडर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशंस के, तो प्री इमेज जेड प्लेन में था इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई था, इमेज डब्ल्यू प्लेन में है तो ये कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी होना चाहिए, इसमें एक्स और वाई वाली कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लें कि एग्जैक्टली सर्कल का इमेज जब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर फाइंड किया है तो ये इक्वेशन जो जनरेट हुई है ये कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी जनरेट हुई है, इसमें कोई एक्स वाई वाली टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है। और प्री इमेज डोमेन हमारे पास एक सर्कल थी और इमेज डोमेन जो आ गई हमारे पास इलिप्स आ गई, राइट? तो रफली इसका जो ग्राफ बनेगा ये एक सर्कल अज्यूम कर लेते हैं, सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस के यूनिट, ये यहाँ पे एक इलिप्स पे मैप हो रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे ही है, और सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस आप यहाँ से देखकर इसके आप वर्टिसेस वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये जस्ट W इज इक्वल टू जेड प्लस ए स्क्वायर ओवर जेड का रफ सा स्केच है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह डिफाइंड होती है। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो हमने 2 स्पेशल केसेस मेंशन किए थे कि सबसे पहले तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करें, सर्कल z एब्सोल्यूट इक्वल टू k का इमेज फाइंड करें अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और जब आपके पास इसका इमेज आ जाए तो उस इमेज में 2 स्पेशल केसेस डिस्कस करें, व्हेन k इज ग्रेटर देन a एंड व्हेन k इज लेस देन a। तो अब हम पहला केस स्टडी करते हैं, व्हेन k इज ग्रेटर देन a। केस 1, व्हेन k इज much greater than a. This implies a is very small as compared to k
and this implies a square over k square is very small. अब नोट करें कि a square by k square जो फैक्टर है ये नेगेटिव नहीं होता बिकॉज स्क्वायर टर्म में, सो दिस फैक्टर मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट. एंड a भी पॉजिटिव है, k भी रेडियस है, ऑफ कोर्स हम अज्यूम करेंगे ये पॉइंट सर्कल नहीं है, अदर देन पॉइंट सर्कल है, तो ये नंबर ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 है, वेरी स्मॉल नंबर है, राइट. सो वेरी स्मॉल नंबर होने की वजह से ये जो फैक्टर है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के या ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, इस फैक्टर को हम इग्नोर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं ये निग्लिजिबली स्मॉल है. तो आप नोट करें कि जब इस फैक्टर को इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस इमेज में आप निग्लिजिबली स्मॉल लेंगे, इस फैक्टर को निग्लिजिबली स्मॉल लेंगे, तो जो इमेज है हमारे पास वो बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, राइट. तो इस केस में जो इमेज बनता है हमारे पास वो ये बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये मैप हो जाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, राइट, विच इज अगेन ए सर्कल सेंटर्ड एट 0 0 एंड रेडियस इज के. और नोट करें कि ये भी सर्कल सेंटर 0 0 पे था और रेडियस के पे है. तो अगर इन दोनों को आप देखें तो एग्जैक्टली जैसा प्री इमेज था सर्कल था वैसा ही इमेज में आ रहा है सर्कल, मींस सर्कल मैप ऑन टू सेम सर्कल अगर के ग्रेटर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए लेंगे. सेकेंड केस, इफ के वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ए, सेम वे में इसको आपने स्टडी करना है जैसे हमने केस 1 को स्टडी किया. तो आपने देखना है कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इन फैक्ट a पावर 4 के स्क्वायर फॉर्म बचेगी विच इज अगेन ए सर्कल. तो आपने देखा कि हम के वेरी लार्ज लें एज कंपेयर टू ए और के वेरी स्मॉल लें एज कंपेयर टू ए, तो जो इमेज पहले हमारे पास इलिप्स थी वो इलिप्स रिड्यूस होती जाएंगी एक सर्कल्स में इस केस में. तो इम्पॉर्टेंस इस ट्रांसफॉर्मेशन की हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एरोडायनेमिक्स में यूज होती है फॉर स्पेशल केस व्हेन ए इज इक्वल टू 1, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज वगैरह स्टडी करने में. ओके, अभी तक हमने जस्ट मैथमेटिकली वे में सीखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मैपिंग को अप्लाई कैसे करना है. मेन स्टेप्स रिकॉल करें इसके. तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स मैपिंग का आइडिया जनरेट किया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ सेम सेंस में एग्जिस्ट नहीं करते, ड्रॉ नहीं किए जा सकते जैसे हम कैलकुलस में या रियल में करते हैं. तो ये डिसएडवांटेज था, ये जो डेफिशिएंसी थी, इसको रिमूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया. रियल मैपिंग्स का आइडिया ऑलरेडी था बट उनको हम इन टर्म्स ऑफ ग्राफ स्टडी कर सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग में हम एज ए मैपिंग स्टडी कर रहे हैं, ये ग्राफ्स नहीं है, सेम प्लेन में स्केच हो रहे, बल्कि डोमेन डिफरेंट प्लेन में है और जो इमेज है, रेंज है, वो डिफरेंट प्लेन में स्केच हो रही है, राइट. सेकेंड थिंग, इसमें जो इम्पॉर्टेंट थी, हमने डिफरेंट टाइप्स की कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस ली, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लिए और डिफरेंट डोमेन्स का अंडर दीज फंक्शन हमने इमेज फाइंड किया. तो समटाइम्स आपने देखा कि इनफाइनाइट स्ट्रिप है तो इमेज भी इनफाइनाइट स्ट्रिप है, राइट. सर्कल है तो इमेज इलिप्स बन गया, शेप डिस्टॉर्ट हो गई, सर्कल से इलिप्स पे आ गए. अगर स्पेशल केस लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो इलिप्स अगेन रिड्यूस हो जाए सर्कल में. तो यहाँ से एक चीज़ का आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जब भी आप किसी भी डोमेन का या रीजन का इमेज फाइंड करते हैं, वो इमेज सेम भी रह सकता है और वो इमेज डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, किसी और शेप में भी जा सकता है. तो इसकी ज़्यादा जो डिटेल्स हैं डिस्ट्रॉयड इमेज या सेम इमेज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट हम जस्ट मैपिंग के आइडिया में एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे देखेंगे, वो है पैरामीट्रिक कर्व्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन.
कॉम्प्लेक्स प्लेन्स में पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होती हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पैरामीटराइजेशन फाइंड करते हैं कैलकुलस में कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा लें, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई विद थीटा लाइज बिटवीन ऑफ कोर्स फॉर फुल सर्कल 0 to 2 पाई। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सर्कल है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब सेम वे में हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक कर्व्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे बनती हैं। इन जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देखें पैरामीट्रिक कर्व की, तो वो होती है z ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा y ऑफ टी, वेयर t जो पैरामीटर है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बिटवीन सर्टेन लिमिट्स से a एंड b। अब सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर सपोज प्लेन के अंदर है, हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट से पास हो रही है, से ये पॉइंट z0 है, ये पॉइंट z1 है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है 1 माइनस टी टाइम्स z0 प्लस टी टाइम्स z1, वेयर t पैरामीटर लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और यूजली जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट में यानी पोर्शन ऑफ ए लाइन में हम t को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं बिटवीन 0 एंड 1। लाइन सेगमेंट के लिए t रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, और जनरली जब लाइन की बात करेंगे तो t माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिमिलरली सर्कल की जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो है z ऑफ t इज इक्वल टू z0 प्लस r e पावर आयोटा थीटा। ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्कल है। ओके, सर्कल की इक्वेशन में नोट करें कि ये क्या है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की इक्वेशंस को जनरेट कर सकती है या नहीं, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमने देखी थी। तो आप z माइनस z0 फाइंड करें, दिस इज इक्वल टू r। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, सॉरी दिस इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा, एंड z माइनस z0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो r पॉजिटिव नंबर है और e आयोटा थीटा का मॉड 1 होता है, तो ये देख लें सेम सर्कल की इक्वेशन होती है। तो अब ये नोट करना है कि जब भी आपको सर्कल का रेडियस r गिवन हो और इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन हो और आपने इसकी पैरामीट्रिक कर्व लिखनी हो, तो वो z माइनस z0 को आप r e पावर आयोटा थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर फुल सर्कल थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। और अगर से सेमी सर्कल है तो अकॉर्डिंगली हम थीटा सेट कर लेते हैं कि सेमी सर्कल आया अपर हाफ प्लेन में है तो थीटा बिटवीन 0 एंड पाई हो जाएगा। इसी तरह से सेमी सर्कल अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है तो हम थीटा बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2 ले लेंगे, और अकॉर्डिंगली आपको जिस भी पोर्शन में चाहिए आप उस पोर्शन के हवाले से थीटा सेट कर लिया करेंगे। तो ये इक्वेशन सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब नेक्स्ट हम इंटरेस्टेड इसमें कि इससे पहले हमने देखा कि कार्टेशियन फॉर्म में कर्व गिवन हो तो हम उसका इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम इंटरेस्टेड इसमें कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको डोमेन दी जाए या प्री इमेज दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसका इमेज कैसे फाइंड किया जाएगा। तो सपोज w f ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स मैपिंग है, z ऑफ t पैरामीटराइजेशन है किसी भी प्री इमेज की, और इसका जो इमेज आया करेगा वो w ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ z ऑफ t होगा। यानी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आपने z ऑफ t जो प्री इमेज कर्व है उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे इसको देखते हैं हम कि फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये सेगमेंट है, सो इसकी जब मैं पैरामीट्रिक फॉर्म लिखूंगा तो इसमें मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरे पास t लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है। ओके, फाइंड द इमेज ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 टू आयोटा। 1 टू आयोटा का इमेज फाइंड करना है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहले हम 1 टू आयोटा को ज्वाइन करने वाली लाइन की पैरामीट्रिक कर्व फाइंड करते हैं। ये 1 और आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रा होगा, तो ये 1 और आयोटा को लिंक करने वाली जो लाइन है इसका हमने देखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या बनेगी। तो लेट कर लेते हैं कि z0 इज इक्वल टू 1, z1 इज इक्वल टू से आयोटा। अब पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिर लाइन रिकॉल करें तो z ऑफ t होती है 1 माइनस टी z0 प्लस टी z1। सो
z इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू जेड नॉट प्लस टी टाइम्स z1, और t लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1 सेगमेंट्स के लिए। ओके, z इज इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस आयोटा टी। तो यहाँ पे अगर आप इसको x ऑफ t देखना चाहें तो x ऑफ t 1 माइनस टी है, और y ऑफ t देखना चाहें तो y ऑफ t t के इक्वल है। ये इनफैक्ट z ऑफ t आ गया। अब ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास थी w ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा z कॉन्जुगेट। तो यहाँ से नोट करें w ऑफ z ऑफ t क्या होगा, दिस विल बी आयोटा z ऑफ t कॉन्जुगेट। और अब z ऑफ t की वैल्यूज पुट करें तो आयोटा इंटू 1 माइनस टी प्लस आयोटा टी होल कॉन्जुगेट। तो आप दोनों वेज हैं, या तो इनके कॉन्जुगेट फाइंड करके मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, एज यू लाइक, जैसे इसको आप करना चाहें। तो मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट होता है वो कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो उस रूल से भी हम इस कॉन्जुगेट को फाइंड कर सकते हैं। सो द इमेज इज आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो w ऑफ z ऑफ t इज इक्वल टू आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, एंड सेकंड फैक्टर जो इसका था वो था 1 माइनस टी प्लस आयोटा टी, तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस टी माइनस आयोटा टी। इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस टी एंड प्लस आयोटा स्क्वायर which is again minus into t, right? This is equal to 1 minus t into minus iota plus t times minus 1। तो नोट करें कि इस पॉइंट को अगर एज ए z नॉट में ट्रीट करता हूँ, इसको एज ए z1 ट्रीट करता हूँ, तो अगेन इमेज जो है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो स्ट्रेट लाइन प्री इमेज में थी 1 आयोटा थी, ये वाली स्ट्रेट लाइन w प्लेन में मैप होती है हमारे पास। इसमें एक पॉइंट माइनस आयोटा है, दूसरा पॉइंट -1 है, अगेन लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट पे मैप हो जाएगा। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी इस ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, लास्टली हम देखते हैं कि आज के लेक्चर्स में जो हमने स्टडी की है कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स, इनका रियल से डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस कि रियल में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, कैलकुलस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि जब हम रियल में ग्राफ स्केच करते हैं तो हम डोमेन और रेंज एक ही प्लेन के अंदर स्केच कर रहे होते हैं, ग्राफ सेम प्लेन में XY प्लेन में स्केच करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि डोमेन डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ की जाती है और रेंज होती है ये डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ की। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स की फर्दर प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की मजीद ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और उनकी एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। थैंक यू।